व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हम लोग पढ़ रहे थे डिमांड। बिजनेस स्टडीज हम लोगों ने काफ़ी हद तक कंप्लीट कर लिया है। अब बारी आ गई है इकोनॉमिक्स को कंप्लीट करने की। तो पहले हम लोग हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस हाफ ईयरली पोर्शन तक, मोस्ट प्रोबेबली कॉस्ट तक मैक्सिमम स्कूल्स में आता है, वो हम करेंगे। इसके साथ साथ मैं आपका स्टैटिस्टिक्स भी स्टार्ट करा दूंगा। आज मैं पूरी कोशिश करूंगा कि 5 से 6 वीडियोस आपको इकोनॉमिक्स की दूं और माइक्रो आपका समाप्त हो जाए। ऐसे ही एक ही दिन में मैं आपकी सारी स्टैटिस्टिक्स भी करा दूंगा, तो तुम लोग आराम आराम से करते रहना, मैं अपने एंड से अपना काम पूरा कर दूंगा। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और डिमांड को अब एंडिंग की तरफ लेके चलते हैं। चलिए लेट्स बिगिन। अब बेटा जी, हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता था सर? लॉ ऑफ डिमांड बोलता था कि ये एक वन साइडेड लॉ है और ये प्राइस का इम्पैक्ट दिखाता है डिमांड के ऊपर, कि अगर किसी भी चीज़ का प्राइस बढ़ जाता है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है, और किसी भी चीज़ का प्राइस कम होता है तो कंज्यूमर का टेंडेंसी है कि वो उसकी डिमांड बढ़ाता है, राइट? तो देयर एग्जिस्ट इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना आपको लॉ ऑफ डिमांड समझ में नहीं आएगा। इतना सर हमें समझ में आ गया। अब ऐसा होता क्यों है? वाई, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दिस लॉ? ऐसा क्यों है कि प्राइस अगर कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी, प्राइस ज़्यादा होगा तो डिमांड कम होगी? ऐसा है क्यों? व्हाट आर द रीजंस? वो हम यहाँ पे आज पढ़ने वाले हैं। तो जो सबसे पहला रीज़न आता है बच्चों, वो आता है द लॉ ऑफ DMU। सबसे पहला रीज़न जो है इसका, वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है। सर ये लॉ तो हमने कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पे पढ़ा था कि जैसे जैसे हम किसी चीज़ को कंज्यूम करते जाते हैं, कंजम्पशन बढ़ाते रहते हैं, वैसे वैसे उसका जो सेटिस्फैक्शन है वो कम होने लगता है। बिल्कुल सही बात है। तो अगर एक कॉमोडिटी आप ऑलरेडी कंज्यूम कर रहे हो और आपको अब वो इतना सेटिस्फैक्शन नहीं दे रही, तो तुम सोचो ना, तुम उस चीज़ का सेम प्राइस देने के लिए कभी भी रेडी नहीं होगे। आप बोलोगे नहीं यार, मैं तो अब इसका इतना पैसा देने के लिए तैयार नहीं हूँ क्योंकि मुझे अब इसमें इतना सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा। लेकिन अगर वही चीज़ अब हमें सस्ते में मिलने लगे, कंपैरेटिवली लोअर प्राइसेस पे मिलने लगे, तो क्या हमारा माइंडसेट थोड़ा सा शिफ्ट हो सकता है? तो प्राइस कम हुआ तो शायद मैं उसकी डिमांड करने लगूं। रीज़न क्या है? लॉ ऑफ DMU, है ना? सेम प्राइस पे मैं उसकी डिमांड बढ़ाना इसलिए बंद कर देता हूं क्योंकि मेरा सेटिस्फैक्शन उसमें अब जीरो हो चुका होता है या कम हो चुका होता है। तो लॉ ऑफ DMU की वजह से, सिंस सेटिस्फैक्शन कम हो गया, तो अगर डिमांड बढ़ानी है तो प्राइस तो घटाना पड़ेगा ना, तभी तो मैं डिमांड बढ़ाऊंगा। अदरवाइज लॉ ऑफ DMU अप्लाई होता रहेगा, मेरा सेटिस्फैक्शन कम होता रहेगा, मैं सामान लेने से ही मना कर दूंगा। ऑब्वियस सी बात है। तो प्राइस क्यों कम करना पड़ा सामान को बेचने के लिए? क्योंकि लॉ ऑफ DMU एग्जिस्ट कर रहा था। लॉ ऑफ DMU की वजह से सेटिस्फैक्शन नीचे की तरफ जाता जा रहा था। मैं सेम प्राइस पे सामान खरीदना ही नहीं चाहता। समझे? देखो क्या लिखा है। लॉ ऑफ DMU स्टेट्स दैट एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, द यूटिलिटी derived फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट गोज ऑन डिमिनिशिंग। सेटिस्फैक्शन कम होता चला जाता है। डिमांड फॉर अ कमोडिटी डिपेंड्स ऑन यूटिलिटी, एंड इफ कंज्यूमर इज गेटिंग सेम सेटिस्फैक्शन, he will not be ready to pay more. Consumer will buy more only when the price fall. Consumer तभी लेगा अगर प्राइस गिरेगा, है ना? तो सबसे पहला रीजन तो होता है लॉ ऑफ DMU। दूसरा आता है बच्चों सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बेसिकली सब्स्टिट्यूट्स के केस में अप्लाई करता है, जैसे पेप्सी और कोक, है ना? अब देखो, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी एक कारण है कि प्राइस कम करोगे तो ही डिमांड बढ़ेगी, राइट? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूँ कि एक पेप्सी और उसका सब्स्टिट्यूट है कोक, दोनों 10 रुपये की हैं। अब अगर कोक सस्ती हो जाती है, कंज्यूमर उधर शिफ्ट कर जाएगा, क्योंकि कंज्यूमर को तो काली कोल्ड ड्रिंक से मतलब है ना? वो उधर शिफ्ट कर जाएगा। अब अगर आपको अपनी डिमांड बढ़ानी है तो भैया प्राइस कम करना पड़ेगा, क्योंकि कंज्यूमर को वही चीज़ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से सस्ती पड़ रही है कहीं और, तो वो उधर चला गया। तुम चाहते हो कि तुम्हारा कस्टमर वापस तुम्हारे पास आ जाए, प्राइस कम करो। प्राइस कम करके डिमांड बढ़ा रहे हो, तो यही तो लॉ ऑफ डिमांड था। उसके पीछे का कारण क्या हुआ? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। हो गया या नहीं हो गया? देखो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या बोलता है। इट रेफर्स टू सब्स्टिट्यूटिंग वन कमोडिटी इन प्लेस ऑफ अदर कमोडिटी व्हेन इट बिकम्स रिलेटिवली चीपर। व्हेन द प्राइस ऑफ अ गिवन कमोडिटी फॉल्स, सपोज कोक सस्ता हो गया तो वो रिलेटिवली चीपर हो गया अपने सब्स्टिट्यूट से, थम्स अप से। एज अ रिजल्ट डिमांड फॉर अ गिवन कमोडिटी राइजेस। सीधी सी बात है। इनकम इफेक्ट। सर इनकम इफेक्ट का क्या मतलब होता है? देखो बच्चों, यहाँ पे इनकम इफेक्ट में हम रियल इनकम की बात कर रहे हैं, मनी इनकम की बात नहीं कर रहे। सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रियल इनकम एंड मनी इनकम? मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपकी इनकम जो है वो 40 रुपये है,
आप वाई को किससे सिग्निफाई करते हैं हम? इनकम से, है ना। तो आपकी इनकम कितनी है? सपोज 40 रुपीज़ है, ठीक है। और तुम लोगों ने कितनी चॉकलेट्स बाय करनी है? अगर एक चॉकलेट 10 रुपये की हो तो मुझे बताओ, अगर एक चॉकलेट 10 रुपये की है, ₹10 की एक चॉकलेट है, तो 4 चॉकलेट्स आएंगी। कितनी चॉकलेट्स आ जाएंगी? 4 चॉकलेट्स आ जाएंगी। अब मैं आपको बोल रहा हूं कि आपकी इनकम तो 40 ही रही, चॉकलेट 8 रुपये की हो गई। अगर चॉकलेट 8 रुपये की हो गई बच्चों, तो उसी इनकम में अब 5 चॉकलेट्स आने लगेंगी या नहीं? पहले 40 रुपये में 4 चॉकलेट आ रही थी, अभी 40 रुपये में 5 चॉकलेट आ रही है। तो जो कंज्यूमर पहले 4 चॉकलेट की डिमांड कर रहा था, अब वो 5 चॉकलेट की डिमांड करने लगेगा। तो यहाँ पे प्राइस कम होने की वजह से चॉकलेट 4 से 5 हो गई। उसका कारण क्या है? इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट में बच्चों हम लोग परचेजिंग पावर की बात कर रहे हैं, यानी रियल इनकम की बात कर रहे हैं। हम लोग बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे मनी इनकम की। मनी इनकम इज द सेम, पहले भी 40 थी, अब भी 40 है। रियल इनकम बढ़ गई। रियल इनकम का मतलब जो क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी है वो बढ़ गया, समझे? तो देखो क्या लिखा है, इट रेफर्स टू द इफेक्ट ऑन डिमांड व्हेन द रियल इनकम ऑफ द कंज्यूमर चेंजेस ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉल, प्राइस कम होगा तो उससे रियल इनकम बढ़ जाती है। रियल इनकम का मतलब क्या है? रियल इनकम से मतलब है परचेजिंग पावर, और परचेजिंग पावर से क्या मतलब है बच्चों? कमोडिटी बढ़ना, है ना, ठीक है। एज अ रिजल्ट कंज्यूमर कैन परचेज मोर। चौथा आता है बच्चों एडिशनल कस्टमर्स। सर एडिशनल कस्टमर्स का क्या मतलब होता है? एडिशनल कस्टमर्स का मतलब होता है जब आप किसी भी कमोडिटी का प्राइस कम करते हो, तो आप देखते हो बहुत सारे कस्टमर्स जो पहले उस चीज़ को नहीं ले रहे थे, अब वो उस चीज़ को लेने के लिए आगे बढ़ के आते हैं। पहले वो नहीं ले रहे थे उस पर्टिकुलर कमोडिटी को, अब वो उसी कमोडिटी की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, अब वो उसी कमोडिटी को खरीदना चाहते हैं। सर ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा क्यों करते हैं वो? क्यों उसी कमोडिटी को अब खरीदना चाहते हैं? क्योंकि पहले वो उनके बजट में नहीं था, अब वो उनके बजट में आ गया। तो इट मीन्स ये है कि जब भी प्राइस ऑफ अ कमोडिटी गिरता है तो बहुत सारे नए कस्टमर्स भी आते हैं जो पहले नहीं खरीद पा रहे थे। नए कस्टमर आएंगे तो ऑब्वियसली डिमांड बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? प्राइस कम होने की वजह से डिमांड बढ़ने का एक कारण ये भी है कि न्यू कस्टमर्स आ जाते हैं जिनके बजट में वो चीज़ आ गई, राइट। इन एडिशन टू न्यू कस्टमर, ओल्ड कंज्यूमर्स भी ज़्यादा खरीदते हैं, ठीक है। एज अ रिजल्ट टोटल डिमांड इंक्रीजेस। पांचवा रीज़न होता है बच्चों डिफरेंट यूजेस। सर डिफरेंट यूजेस का क्या मतलब है? देखो एक कमोडिटी के बहुत सारे यूजेस हो सकते हैं। जैसे सपोज मैं मिल्क की बात करता हूँ, अब दूध आपके घर में पनीर भी बनता है, दही भी बनती है, मिठाई भी बनती है, आइसक्रीम भी बनती है, मल्टीपल चीज़ें, चाय कॉफ़ी भी बनती है। लेकिन अगर दूध महंगा होगा तो आप उसको या तो जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज़ होगा, चाय या कॉफ़ी, आप उसी के लिए यूज़ कर रहे होगे। लेकिन अगर दूध सस्ता होगा तो फिर शायद आप बोलो कि पनीर भी घर ही बनाएंगे, शायद आप बोलो दही भी घर ही बनाएंगे, शायद आप बोलो मिठाई भी घर पे ही बनाएंगे, हम बाहर से नहीं लेंगे क्योंकि बाहर पता नहीं किस क्वालिटी की मिलती है। तो मुझे बताओ अगर चीज़ें सस्ती होती हैं तो लोग उस चीज़ के मल्टीपल यूज़ करने लगते हैं। अब अगर मल्टीपल यूज़ करेंगे तो क्वांटिटी तो ज़्यादा लगेगी ना। पहले जितना आप दूध लेते थे उसमें तो चाय बनेगी या कॉफ़ी बनेगी। अभी क्या हो रहा है, आपको उसके मल्टीपल यूज़ करने हैं, मल्टीपल यूज़ करने हैं तो यू विल डिमांड मोर। आप बोलोगे पहले मुझे 1 किलो दूध लगता था, अब 3 किलो चाहिए भैया, मैं पनीर दही भी घर ही बनाता हूँ, है ना। तो इस सिनेरियो में हम लोग क्या बोलते हैं, सम कमोडिटीज लाइक मिल्क, इलेक्ट्रिसिटी हैव डिफरेंट यूजेस। व्हेन द प्राइस इंक्रीजेस इट्स यूज गेट रिस्ट्रिक्टेड। अगर प्राइस बढ़ेगा तो बस हम मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज के लिए यूज करेंगे, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी। सिमिलरली अगर प्राइस कम हो जाता है तो हम इसको सारे यूजेस पे लगा देते हैं तो डिमांड बढ़ने लगती है। तो ये होते हैं बच्चों हमारे पास द रीजंस फॉर लॉ ऑफ डिमांड। अब आगे चलते हैं बेटा जी। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे पास एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। देखो इकोनॉमिक्स प्योर साइंस तो है नहीं, इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है बेसिकली, या हम बोल सकते हैं इकोनॉमिक्स एक कॉमर्स का सब्जेक्ट है। तो इसमें जितने भी आप लॉज पढ़ोगे सारे के सारे यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं होंगे, उनके अंदर कुछ ना कुछ एक्सेप्शन ज़रूर होंगे। चाहे वो लॉ ऑफ डिमांड है, चाहे आप प्रोडक्शन में लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस पढ़ेंगे, आगे आप लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ोगे, कोई भी लॉ पढ़ो सबके कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता, यानी प्राइस बढ़ रहा है डिमांड तब भी कम नहीं होगी, या प्राइस कम हो रहा है डिमांड तब भी नहीं बढ़ेगी। सर ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं, एक्सेप्शंस क्या हैं? आओ सबसे पहले आता है बच्चों हमारे पास गिवन गुड्स। सर गिवन गुड्स का मतलब क्या होता है? देखो गिवन गुड्स बेसिकली वो सारे इंफीरियर गुड्स को हम बोलते हैं जिस पे इंसान अपनी बहुत ही लिमिटेड इनकम लगाता है, यानी हमारे इनकम का बहुत ही ना के बराबर प्रोपोर्शन उन पे लगता है, चाहे वो माचिस की डिब्बी हो, है ना, या एक सुई हो, या शर्ट के बटन्स हों, कोई भी ऐसी चीज़ जिसका आप ना के बराबर अपनी इनकम का उस पर स्पेंड करते हो।
अब सपोज मैं आपको बोलूँ कि माचिस की डिब्बी सस्ती होने लगे तो क्या ट्रक भर के मंगवा लोगे? अगर माचिस सस्ती हो जाए या एक जो सुई है कपड़ा सीने वाली सस्ती हो जाए तो क्या बंडल ही बंडल मंगवा लोगे उसको? भैया कितना ही प्राइस कम होता रहे उसकी डिमांड उतनी ही रहने वाली है, उसकी डिमांड नहीं बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि हम उसका यूजेज बहुत कम है, दूसरा हम बहुत लिमिटेड अमाउंट उसके अंदर स्पेंड करते हैं। हमें फ़र्क कब पड़ता है? कोई ऐसी चीज़ जिस पे हम मेजर अमाउंट स्पेंड करते हैं और वो उसका प्राइस चेंज हो, है ना। अब इसके अंदर ना बच्चों एक छोटा सा पॉइंट समझने वाला ये भी है कि कोई गुड हो सकता है हमारे लिए गिफन हो बट किसी और के लिए नॉर्मल हो, या ऐसा हो सकता है कि हमारे लिए नॉर्मल हो किसी और के लिए गिफन हो। तो बेसिकली हम लोग गिफन किसको बोल रहे हैं? जो जिनका अगर प्राइस कम हो जाता है ना तो हम उनको लेना छोड़ देते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ता है ना, बट हम लोग कई बार ये बोलते हैं यार ये बहुत चीप है, ये चीज़ नहीं लेनी। अब जैसे हमारे यहाँ ट्यूसडे मार्केट को कपड़ा बाजार लगता है, तो हम लोग बीइंग अ कंज्यूमर कभी भी वहाँ से कपड़े नहीं लेके आए जबकि वो कपड़े बहुत सस्ते हैं। अब वो कपड़े बहुत सस्ते हैं बट मुझे पता है कि उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, तो लॉ ऑफ डिमांड तो क्या बोलता था कि प्राइस कम होने की वजह से उनकी डिमांड बढ़नी चाहिए, बट यहाँ तो प्राइस कम होने की वजह से उनकी डिमांड कम हो रही है बल्कि, और है ना, हम लोग ले ही नहीं रहे उनको। वहीं पे मैं बात करूँ अगर कोई नॉर्मल गुड हो, सपोज एक नॉर्मल कपड़ा है जो एक अच्छे स्टोर से या कहीं से मिलता है, तुम देखो उन गुड की अगर सेल लगती है प्राइस कम हो तो लोग एकदम डिमांड बढ़ा देते हैं, है ना। तो होता क्या है, एक नॉर्मल गुड के केस में और गिफन गुड के केस में चीज़ें अलग होती हैं। तो गिफन गुड वो सस्ते वाले गुड्स हैं जिनका अगर प्राइस कम होगा तो आप लोगे ही नहीं, प्राइस ज़्यादा होगा तो शायद लोग उसको ले लें नॉर्मल कंसिडर करके। तो देखो क्या लिखा हुआ है, देयर डिमांड राइजेज विद इंक्रीज इन प्राइस वेयर एज देयर डिमांड फॉल्स विद डिक्रीज इन प्राइस। दूसरा आता है बच्चों स्टेटस सिंबल गुड्स। अब स्टेटस सिंबल गुड्स कौन से होते हैं? जो लोग अपना स्टेटस समझते हैं, जैसे लग्जरी कार्स हो गई, बड़े बड़ी प्रॉपर्टीज़ हो गई, बड़े बड़े सेल फोन्स हो गए, इन लोग इनको क्या समझते हैं? अपना स्टेटस सिंबल समझते हैं। तो इनका जितना प्राइस ज़्यादा होता है ना, ये लोग इनकी डिमांड इतनी ही ज़्यादा करते हैं। प्राइस ज़्यादा होने की वजह से डिमांड कम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो उल्टा चल रहा है, ये महंगे हैं तब भी डिमांड ज़्यादा है। तो स्टेटस सिंबल गुड्स भी एक एक्सेप्शन में आ जाता है लॉ ऑफ डिमांड के, कि यहाँ पे प्राइस ज़्यादा है बट स्टिल डिमांड कम नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि लोग उसको अपना स्टेटस सिंबल समझ रहे हैं। दीज आर सर्टेन प्रेस्टीज गुड्स which are used as status symbols, for example diamond, gold, antique articles। तो basically ये जो goods हैं ये rich persons ही demand करते हैं, demanded by rich persons for their prestige and distinction। higher the price higher will be the demand। law of demand से बाहर हो गया। तीसरा fear of shortage। अगर आपको ऐसा लग जाता है कि कोई चीज़ शॉर्ट होने वाली है, जैसा कोविड के टाइम पे हुआ था ना, ब्रेड भी महंगे हो गए थे, मेडिसिन बहुत सारी महंगी हो गई थी। वो क्यों? क्योंकि लोगों को ऐसा लगा था कि यार ये शॉर्ट हो सकती हैं। तो अगर शॉर्टेज का डर था तो लोगों ने महंगे में भी लेना कंटिन्यू रखा। प्राइस बढ़ रहा है तब भी लोग ले रहे हैं, प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड तो कम होनी चाहिए थी लेकिन डिमांड कम नहीं हुई, वो चलती रही। तो फियर ऑफ शॉर्टेज इज ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न जहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं करता। तो लॉ ऑफ डिमांड कहाँ अप्लाई नहीं कर रहा? गिफन गुड्स में, स्टेटस सिंबल गुड्स में, फियर ऑफ शॉर्टेज में। ठीक है। चौथा क्या आता है हमारे पास? फैशन रिलेटेड गुड्स। अब देखो जितने भी फैशन वाली चीज़ें होती हैं महंगी होंगी लेकिन कम नहीं बिकेंगी, खूब बिकेंगी। क्यों? क्योंकि फैशन है। कोई भी चीज़ फैशन में आ जाएगी, कोई पर्टिकुलर ड्रेस, कोई पर्टिकुलर फुटवेयर, कोई पर्टिकुलर टॉय, कोई भी ऐसी चीज़ अगर जैसे ही वो फैशन में आएगी महंगी होगी लेकिन और डिमांड बढ़ेगी। सस्ती नहीं होगी, महंगी होती चली जाएगी, बट लोग तब भी खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि फैशन है। तो क्या लिखा है? गुड्स रिलेटेड टू फैशन डू नॉट फॉलो लॉ ऑफ डिमांड एंड देयर डिमांड इंक्रीजेज इवन व्हेन देयर इज अ राइज इन प्राइस। प्राइस बढ़ रहा होगा तब भी लोग डिमांड कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि वो तो फैशन से रिलेटेड चीज़ है, राइट। नेक्स्ट क्या आता है बच्चों? नेसेसिटीज़। नेसेसिटीज़ पे भी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं करता। अगर कोई चीज़ मेरी नेसेसिटी है, भाई वीट है, राइस है, कोई मेडिसिन है, कोई कैंसर की नेसेसिटी है, या किसी भी बीमारी की कोई भी मेडिसिन हो सकती है, दैट इज़ अ नेसेसिटी। कोई भी ऐसी नेसेसिटी, अब अगर ये महंगी भी होगी नहीं छोड़ सकते ना यार, क्योंकि उसके बिना काम नहीं चलेगा, दैट इज़ अ नेसेसिटी। तो अगर वो प्राइस बढ़ भी रहा है, लॉ ऑफ डिमांड तो बोलता है डिमांड कम होनी चाहिए, नहीं होगी, है ना। अब मेडिसिन मेरी नेसेसिटी है, सस्ती हो जाएगी तो क्या मैं डबल खाने लगूंगा? नहीं। तो डिमांड इनकी कांस्टेंट है, राइट। तो इन पे भी लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। नेसेसिटीज आर एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड ड्यू टू देयर कांस्टेंट यूज। नेक्स्ट आता है चेंज इन वेदर। कभी भी बच्चों वेदर चेंज होगा, चीज़ें महंगी होंगी बट तब भी बिकेंगी। अब बारिश में आप अम्ब्रेलाज ले लो, रेनकोट्स ले लो, महंगे हो जाते हैं बट खूब बिकते हैं। सर क्यों बिकते हैं? क्योंकि उनकी इस टाइम पे ज़रूरत है।
राइट। तो चेंज इन वेदर जब होता है तो जो भी वेदर वाली चीज़ें होती हैं, सीजन वाली चीज़ें होती हैं, जैसे अब सर्दी आएगी तो सर्दी में कोट वोट महंगे हो जाएंगे, आजकल सस्ते हैं तब महंगे हो जाएंगे, बट तब भी बिकेंगे, इवन ज़्यादा बिकेंगे, महंगे में और ज़्यादा बिकेंगे। तो ये चीज़ें चेंज इन वेदर की वजह से लॉ ऑफ डिमांड से बाहर है। विद वेदर चेंजेस डिमांड फॉर सर्टेन कमोडिटी ऑल्सो चेंजेस इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी चेंज इन देयर प्राइस। एक लास्ट पॉइंट आता है बच्चों, इग्नोरेंस। इग्नोरेंस का मतलब कई बार इंसान महंगी चीज़ की भी डिमांड कर लेता है इग्नोरेंट होने की वजह से। जैसे आप कहीं बाहर जाओ, अब आपको ऑटो टैक्सी का फेयर पता नहीं होता कि भैया एक जगह से दूसरी जगह कितना पैसा लगेगा। आजकल तो ऊबर ओला बहुत सारे ऑनलाइन ऐप्स आ गए, उससे भी लोग देख लेते हैं। बट पहले क्या होता था कि आपका जो ऑटो टैक्सी ड्राइवर्स हैं कई बार कुछ तो सही प्राइस मांगते हैं, कुछ अनइवन प्राइस मांगते थे। अब मैं तो इग्नोरेंट टू बीइंग कंज्यूमर, मैं तो पहली बार गया हूँ वहाँ पे, तो उस जगह के अगर 20 रुपये लगने थे उसने 100 मांग लिए, प्राइस ज़्यादा था तो डिमांड कम होनी चाहिए, बट मैं दे दूंगा। क्यों दे दूंगा? सिंस आई एम इग्नोरेंट, मुझे एक्चुअल प्राइस पता ही नहीं है। तो इफ़ यू आर इग्नोरेंट ऑफ द एक्चुअल प्राइस तब भी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता समटाइम्स, क्योंकि आप ज़्यादा प्राइस में भी वो चीज़ ले लेते हो सिंस आपको उसका एक्चुअल प्राइस पता ही नहीं होता। तो इफ़ यू आर इग्नोरेंट तो भी शायद लॉ ऑफ डिमांड काम ना करे। कस्टमर में बाय मोर ऑफ अ कमोडिटी एट अ हायर प्राइस व्हेन दे आर इग्नोर्ड ऑफ द प्रीवेलिंग प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी इन द मार्केट। तो ये होते हैं बच्चों हमारे पास एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस के बाद हमारे पास कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं बचती हैं। इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड का एक डिफरेंस लिखा हुआ है, आप इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे, इसको आप खुद से पढ़ के चलोगे ताकि आपके एग्जाम में आए तो आप लिख पाओ, मीनिंग लिखना है। फिर इंडिविजुअल डिमांड जो है वो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल इंडिविजुअल डिमांड कर्व से दिखता है, वो मार्केट डिमांड कर्व मार्केट डिमांड शेड्यूल से दिखता है। ये एक कंपोनेंट है मार्केट डिमांड का और वो एग्रीगेशन है, यानी सम है इंडिविजुअल डिमांड का। ये नैरो है, वो ब्रॉड है ना। तो ये सारे बेसिकली डिफरेंसेस हैं जो इसमें आते हैं। और एक टॉपिक बचता है अब आपका मूवमेंट एंड शिफ्ट, तो अगली क्लास में मैं आपको वो कराता हूँ और डिमांड हमारा समाप्त हो जाएगा। तो इसको अच्छे से कवर कर लो, इसको अच्छे से पढ़ लो। आज लॉ ऑफ डिमांड के मैंने रीजंस करा दिए, एक्सेप्शंस करा दिए, मूवमेंट शिफ्ट का डिफरेंस करा दिया। अगली क्लास में मैं आप लोगों को नहीं, अब मैंने मार्केट डिमांड और इंडिविजुअल डिमांड का डिफरेंस करा दिया। अगली क्लास में मैं आपको मूवमेंट शिफ्ट समझाता हूँ, उसका डिफरेंस कराता हूँ और चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप खूब अच्छे से पढ़ाई करते रहो। आज डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी आज ही कवर करेंगे। प्रोडक्शन देखते हैं कितना हो पाता है कितना नहीं हो पाता, बट पूरी कोशिश करेंगे कि आज प्रोडक्शन भी आपका हो जाए। थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग इन। आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।